नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूं इफ्तिखार कैसर। आज हमारी मेहमान ख़ुसूसी हैं PTI की मुमताज़ रहनुमा मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने इस मुख्तसर दौरे में वक्त दिया, और ये जानना चाहता हूँ शुरू में कि आपने अमेरिका की शहरियत छोड़ी थी पाकिस्तानी सियासत की खातिर, और अब पता चला है कि किसी वजह से आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत है और आपने वीज़ा अप्लाई किया है और उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात हैं, आपको ये परेशानी है। आपको अमेरिका के वीज़े की ज़रूरत अब क्यों पेश आई और क्या उसमें पेशरफ्त हो रही? अस्सलाम वालेकुम जी, पहली बात आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मेरे दामाद हैं, मेरी बेटी हैं जो कि वाशिंगटन DC में रहते हैं, और वो मेरे दामाद एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए हैं, हफ्ता हो गया है। अल्लाह का बहुत करम है जी कि उनकी ज़िंदगी बच गई है। अल्लाह हैज़ बिन काइंड टू स्पेयर हिज लाइफ। उनको बहुत मल्टीपल इंजरीज और फ्रैक्चर्स हुए हैं। मेरी बेटी के 2 छोटे बच्चे हैं और बहुत दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर ऐसे टाइम में तो माँ की ज़रूरत होती है। तो वो नेचुरली मेरा भी बहुत दिल है और वो भी बहुत चाह रही हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ लंदन से, तो देखते हैं अल्लाह को क्या मंजूर है। और जब आपने शहरियत छोड़ी, कि ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे UK में है कि अगर आप शहरियत बाज़ दफ़ा छोड़ते हैं तो उसका जो इंडेफिनेट वीज़ा वो रख सकते हैं, और ये इस तरह से आप वहाँ का ग्रीन कार्ड रख सकती थी या नहीं? नहीं जी, मैं नहीं रख सकती थी, क्योंकि अमेरिकन सिटीज़नशिप जो होती है वो इर्रिवोकेबल होती है, और एक दफ़ा जब आपने सरेंडर कर दी तो आपने अपने वो सारे राइट्स खो दिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, मेरे पास ये बहुत टाइम से थी, और मैं और मेरे हस्बैंड हम एक अपनी मर्ज़ी से एक ये फ़ैसला करके पाकिस्तान आए थे कि सब कुछ छोड़ के कि हमें पाकिस्तान में ही रहना था, हमें पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ छोटा मोटा हम कर सकते थे वो करना था। और मगर ये एक वीज़ा का डॉक्यूमेंट था, और मेरे बच्चे क्योंकि वहाँ रहते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं अमेरिका के अंदर, तो मेरे लिए आसानी होती थी ट्रैवल करने में। अब अपने इस फैसले से आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, महसूस हो रही है इस सूरत हाल में? नहीं जी, अगर मैं गलत बयानी तो नहीं करती हूँ, बिल्कुल ये बहुत सख्त फ़ैसला था, बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला था ये, मगर मैंने किया है, कोई बात नहीं, अपने मुल्क के लिए किया है, और अल्लाह ताला करे, खुदा करे कि जिस नीयत से मैंने किया, अल्लाह मुझे हौसला दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकूँ। आप मियां शाह साहब खड़े होके अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम टू लंदन जी। मेरा बड़ा सादा सा क्वेश्चन है जी, PTI का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा साफ़ सुथरी जमात समझी जाती थी इलेक्शन से पहले, लेकिन जैसे इलेक्शन हुए तो एक लंबी लाइन लग गई फेक डिग्रीज़ की। गुलाम सरवर, आपके अयूब साहब हैं कोई पख्तूनख्वा से, आयला मलिक, तो आप समझते हैं कि ऐसे लोग जिनके दामन पे इतने धब्बे हैं वो PTI को या मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाल सकेंगे? देखिए जी, बात ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो एक NGO तो होते नहीं हैं, वो एक प्राइवेट क्लब नहीं है, उसके अंदर कोई भी आ जाता है, और कोई भी आता है और हर आदमी अपना एक एजेंडा लेके आता है। बट हम उम्मीद हमेशा ये करते हैं, वी लुक टू द लीडरशिप कि भाई उसका नज़रिया क्या है, कहाँ वो क्या प्रोग्राम रखते हैं, कहाँ जमात को ले जाएंगे कि कभी अगर हुकूमत में आएंगे। मैं ये समझती हूँ आपकी बिल्कुल कंसर्न, आपका बहुत वैलिड कंसर्न है, ये हम सबका कंसर्न है और होना चाहिए। और इतनी जल्दी में चीज़ें हुई हैं, पार्टी का एक इलेक्शन हो रहा था, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा था, उसके बाद नॉमिनेशंस होने थे, जनरल इलेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन टिकट्स की, इतनी अच्छी तरीके से पार्टी स्क्रूटनी नहीं कर सकी अपने कैंडिडेट्स की, जो मैं समझती हूँ उनको करनी चाहिए थी। एंड आई एग्री विथ यू, एंड मुझे इसमें कोई वो नहीं है कहते हुए कि जो छोटी मोटी कोताहियाँ हुई हैं और ये चीज़ें हुई हैं, ये खान साहब ने ख़ुद भी
भी पब्लिक में मीडिया में एडमिट की है. द हार्टनिंग थिंग इज़ कि इमरान खान ऐसे लीडर हैं जो अगर गलती हो जाए तो उसको एडमिट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसका अजाला किया जाए. तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें ज़रूर नहीं होंगी, इनको अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऐसे पार्टी के अंदर मैकेनिज़म्स तैयार किए जाएंगे कि बहुत सख्त स्क्रूटनी हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स वो होने चाहिए जो पार्टी की इमेज से मिलते हों. नहीं होगा तो वोटर्स भी उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, और हम इंशाल्लाह इसको सही करेंगे. थैंक यू. मेरा नाम है रशीद सुरहा और मेरा ताल्लुक लॉ डिपार्टमेंट से है. मोहतरमा, आपको मैंने डिफरेंट चैनल्स पर ये कहते हुए सुना है कि 17 साल से आपकी वाबस्तगी है और पीटीआई ने आपको अलहदा कर दिया था. मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब 17 साल का एक मेंबर जिसको कर दिया जाता है, तो मेरे लिए फ्यूचर के लिए ऐसा क्या फीडबैक होगा कि अगर मैं पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करूँ तो मुझे एक अच्छा वेलकम मिलेगा. जब एक सीनियर तरीन को 1 मिनट के अंदर अलहदा कर दिया जाता है और फिर उसके लीडर को आपको कांटेक्ट किया जाता है. आप मेंबर हैं पार्टी पीटीआई के या बन रहे हैं? मैं हमदर्द था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, कि एक 17 इयर्स के मेंबर को अगर फौजिया कसूरी साहब ने मशवरा दिया ज्वाइन करनी चाहिए, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, मेरे पास अपना दिमाग है, मेरे पास विजन है, मैं उसको डेफिनेटली. आई एम ग्लैड भाई, आपने अच्छी बात कही है कि आपके पास अपना दिमाग है, होना चाहिए, और उसको आपको यही सोचना चाहिए. आप देखिए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन लोग हैं आजकल. आप में से किसी को, चाहे आप पार्टी के मेंबर हों या ना हो, आप इस चीज़ से कभी डिसएग्री नहीं करेंगे कि इमरान खान इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान जिसका एक नज़रिया है, जिनके उसूल हैं, और जो कि एक विजन रखते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए. हैविंग सेड दैट, आपकी ने जो बात कही वो हकीकत है, ऐसा हुआ भी मेरे साथ. मगर मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं जी खुद भी एक सियासतदान नहीं हूँ, मैं रियली एक सोशल वर्कर ही थी, और मैं इसको समझ रही थी सियासत को इबादत हो रही है जो मैं कर रही थी, मगर सियासत भी हो रही थी, चीज़ें बहुत जल्दी हो रही थी. आई सपोज सियासी जमातों में ये ऊंच नीच शायद हो जाती है, तो अगर कभी आप भी नाराज़ हो गए तो हम आपको आके मना लेंगे और आपको पार्टी में ले आएंगे. पीटीआई ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू. मैं बशन रफ़ीक, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों को, जैसे आपका पासपोर्ट चला गया, अब आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, अगर हम लोग वाला इंग्लैंड से आएंगे, कि हमारे साथ भी यही इशू होगा कि अगर हमने अपना पासपोर्ट दे दिया टू जॉइन पॉलिटिक्स, कि वो हमें वीज़ाज नहीं देंगे आने के लिए वापस? क्या हो रहा है इसका? शुक्रिया. देखें जी, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर ये पाबंदी है कि डुअल नेशनल्स जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, और वो असेंबलीज का, यानी हमारी नेशनल असेंबली और हमारे सेनेट का हिस्सा नहीं बन सकते. ये अभी पता चला है, पहले तो इलेक्शन में सब हिस्सा लेते थे, अचानक ये कुछ इलेक्शन से 2-3 माह पहले. देखें, बहुत सी चीज़ें आप सही कह रहे हैं कि अभी सामने आई हैं. अब देखें, जब इलेक्शन कमीशन के लिए आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू एज ए कैंडिडेट कि आप ऑनेस्टी के साथ. वो तो पता, लेकिन एक ओवरसीज पाकिस्तानी सवाल कर रहे हैं कि अगर वो शहरी हैं किसी मुल्क के, पाकिस्तान के या इस मुल्क के, इस मुल्क में तो ये नहीं है, किसी मुल्क में भी ये नहीं होता कि आप शहरी भी हैं, आपको ये हकूक़ हासिल हैं, ये हकूक़ हासिल नहीं है. एक शहरी को वो हकूक़ हासिल हैं, दूसरे को हासिल नहीं. तो ये आपकी समझ में आती है बात, ये क्या जायज़ है और या ठीक नहीं है? नहीं जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ में, मेरे अपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं. मैं समझती हूँ कि ये जुल्म है. मैं समझती हूँ कि डुअल नेशनल होना कोई गुनाह नहीं है. अगर पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है डुअल नेशनलिटी की, और डुअल नेशनल्स जो हैं तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तानीज़, उनकी इतनी ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए, वो ये गलत बात है. और मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को कलेक्टिवली मिलके पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करनी चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर कि ये आइन में वो अमेंडमेंट लाएं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें जिसके ज़रिए आप लोगों के लिए रास्ता खुले. वाई शुड यू नॉट बी? मैं समझती हूँ कि जो हमारी असेंबलीज हैं उनके अंदर ओवरसीज की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए. पीटीआई साथ देगी उसका?
अगर ओवरसीज देखिए पाकिस्तानी जी, होता। पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, पीटीआई ने हमेशा इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कौम का असासा समझा है। उन्होंने तमाम ज़िंदगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ डील किया है। वो जानते हैं जिस जज्बे और जिस जुनून से बाहर के रहने वाले पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के अंदर फलाही इदारों को सपोर्ट करते हैं। आप लोग इतने सारे यहाँ इतने नुमाइंदे आते हैं हुकूमतों के, आप जब उनके साथ फोरम्स में बैठे, आप उनके ऊपर जोर डालिए कि नहीं जी हम नहीं देंगे पैसा, अब हम रोक देंगे, हम नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, आप पहले हमें हमारा राइट दीजिए। ये चीज़ अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हो सकती है और पर्सनली स्पीकिंग होनी चाहिए, और पीटीआई इसको ज़रूर इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी। थैंक यू जी। अच्छा, छोटे छोटे सवाल प्लीज़। डॉक्टर अफजल, जनरल सर्जन, लंदन से हूँ मैं। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ करते हैं फाइनेंशियली भी, लेकिन हमारी नुमाइंदगी जो है पार्टी में वो ना होने के बराबर है। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी जो है वो भी पाकिस्तानी रन कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं रन कर रहे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इमरान खान साहब को ये मैसेज दीजिएगा कि ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी यहाँ के लोग रन करें, और उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, एक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट, और मेंबर सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और दीगर भी भरपूर जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। थैंक यू। सही है जी, इंशाल्लाह मैं आपका ये मैसेज खान साहब तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, बिल्कुल पहुंचाऊंगी, और सीसी में भी हम इसको उठाएंगे और इसके ऊपर ज़रूर बातचीत होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद डार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप बाई फोर्स आप जो भी लीडर आए उनको कहें कि हमारे लिए वहाँ पे कुछ होना चाहिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये जितना ज़ोर लगा के मैं कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल सीट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट हाउस में, सूबाई असम्बलीज़ में, और पीटीआई बताएं कि उसके बारे में क्या कर रही है। आपने जो बात कही है सही है, बिल्कुल सही है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। देखिए, अगर आप पीटीआई का मैनिफेस्टो ऑनलाइन जाके देखिए, insaf.pk की वेबसाइट जो हमारी तहरीक इंसाफ की है, आप मैनिफेस्टो के अंदर देखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पीटीआई के क्या विजन है, और वो तो बहुत कंसाइज है, मुख्तसर लिखा हुआ है। मैंने ही वो ड्राफ्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे बनाया था। इंशाल्लाह पीटीआई इसके ऊपर ज़रूर करेगी, बट देखिए आपने हमारी मदद करनी है। आप लोग, यू आर द फोर्स, यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू मेक इट हैपन। तो आपने ये चीज़ उठानी है। अब आप लोग जैसे जिन फोरम्स में बैठते हैं, आप आर्टिकल्स लिखिए, आप में से जो दोस्त हमारे बहन या भाई लिखना जानते हैं, आप लोग लिखिए। कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान के अंदर आप अपना भेजिए कि भाई ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी डिमांड है। थैंक यू। बहुत नौजवान भी यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब पीटीआई के साथ जी आने वाली नस्ल के लोग भी दिलचस्पी रखते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा ज़िया है, मैं 15 साल का हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं और जो मेरी तरह नौजवान जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, वो इधर बैठ के कैसी पाकिस्तान की खिदमत करें? थैंक यू। कैसे करेंगे? जी, कैसे करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी। इन्होंने अच्छा किया कि इधर बैठ के, ये सियाने हैं बच्चे, आजकल के सियाने, ये कहते हैं कि इधर बैठ के करें तो अच्छी बात है। नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह बेटा, आप लोग जो हो ना, द यूथ ऑफ पाकिस्तान, आप बैकबोन है पीटीआई की, विमेन एंड यूथ, बिकॉज इतना इंस्पायर किया है खान साहब के मैसेज ने यूथ और विमेन को। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी आवाज़ सुनी जाती है। आपने जो ये ख्वाहिश जाहिर की पाकिस्तान की खिदमत करने की, मैं इसको बेटा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अल्लाह ब्लेस यू। बट इंशाल्लाह पीटीआई वो इदारे बनाएगी, वो मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी हमारे पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर, जिससे तमाम जो यूथ, जो भी आप भाई हमारे बहनें जो सामने आना चाहें, वो आ सकें और अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। इंशाल्लाह वील मेक इट हैपन। थैंक यू। अब ब्रेक पर जाने से पहले सवाल करना चाह रही थी। अस्सलामुअलैकुम, फौजिया कुसूरी साहिबा, मेरा नाम समीना काजी है। मैं ये कहूँगी कि नाम तो तहरीक इंसाफ है, क्या बेनज़ीर के नाम का बे लेके तहरीक बे इंसाफ कह दें हम आपके बारे में? जितनी आपके बारे में नाइंसाफ़ी हुई, हमें बहुत अफसोस है इस बारे में। मुझे कोई सवाल नहीं करना, मुझे सिर्फ इनसे अफसोस करना था। ये अफसोस इनके बारे में हमें ये नहीं समझ आई, या आप इज़हार हमदर्दी कर रही हैं? मुझे इज़हार हमदर्दी नहीं, मुझे इनके बारे में अफसोस है जो कुछ इनके बारे में हुआ पार्टी के अंदर। मुझे इस बारे में अफसोस है, सिर्फ मुझे अफसोस करना था। बीबी थैंक यू। और जो आपने कहा
मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि ये कोई मेरे लिए बहुत इजी टाइम था, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रायल था, बट मेरा अल्लाह जानता है आई एम वेरी हैप्पी। मैंने 17 साल जो भी स्ट्रगल की, मैंने इमरान खान से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने इतने जुनून में मगन थी कि हम एक तब्दीली की तरफ, नए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, कि मैंने अपने आगे पीछे देखा नहीं कि कौन लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। बट इट डजंट मैटर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह इज़ देयर। हमारा मिशन और ऑब्जेक्टिव सही हो तो सब सही हो जाता है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम फ़ाज़िया, दोबारा से सीमा हाजिर है यहाँ से आपसे। इनके सवाल के मैं भी कहती हूँ कि एनीवे आपने कुछ डिटर्मिनेशन करके हम सब और लोगों को एक चीज़, एक नया रास्ता दिखाया है कि हाँ वाकई आप श्योर डिटर्मिन टू डू समथिंग, यू कैन डू इट एंड यू डन इट। एनीवे सलूट टू यू। मेरी एक चीज़ का है, 2 सवाल करूँगी अगर मुझे ज़्यादा देंगे, कि जब हमने देखा कि इमरान खान ने इतनी वलवले से सुनामी का नाम लिया था और फिर वो सुनामी नहीं आया और फिर वो डिफीटेड हो गए, मगर फिर वो आउट ऑफ सीन चले गए और हमें बड़ा अफसोस था कि इमरान साहब हैं कहाँ पे। इतनी ज़्यादा अभी यहाँ की नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है मगर इमरान साहब नज़र नहीं आ रहे। ओके, एक दूसरा सवाल ये है कि इमरान साहब एनीवे बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ झंडा उठा के अपने लिए खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। थैंक यू। अच्छा जी, आप लोगों को पता है कि इलेक्शन से 2-3 दिन ही पहले खान साहब के साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर ऑब्वियसली वो इंजर बहुत बुरी तरह हुए थे और बड़ा करम है कि उनको ज़िंदगी मिली और वो रहे। तो थोड़ी सी उस मोमेंटम में डिस्टर्बेंस आ गया था। आपने जो सुनामी की बात की है, मैं आपसे एग्री ये नहीं करूँगी कि हम डिफ़ीट हो गए। डिफ़ीट नहीं हुए, बहुत बड़ी मैं समझती हूँ एक विक्ट्री थी कि एक ऐसी जमात फ्रॉम नथिंग is the second largest vote bank in Pakistan. So we have not lost. और अगर कहीं पे हमसे गलतियां हुई हैं, जो कि हुई हैं हमारी जमात से, तो होपफुली हमने उनसे सीखा है। और दूसरे आपने जो बात कही थी अमेरिका के साथ, देखें जी खान साहब की जो भी पॉलिसी है, जो भी उनका है, वो बिल्कुल ही इज़ लाइक एन ओपन बुक। वो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, वो जो कुछ करते हैं सामने कहते हैं। सो दैट्स नथिंग पर्सनल जो उन्होंने किया है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर एजाज है, मैं बर्मिंघम से आया हूँ। ये मौलाना फजल रहमान का एक रिसेंटली बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं। वो क्रिकेट के बारे में तो हम जानते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और बहुत, मैं उनको खुद 71 से जानता हूँ, लेकिन वो सियासत के मैदान में वो बड़े कुछ अनाड़ी से साबित हुए हैं। नहीं, आप फजल रहमान के हवाले से बात कर रहे हैं या आप अपनी राय बता रहे हैं? मैंने वो मुख्तलिफ उनके बयानात पढ़े हैं फजल रहमान साहब के। फजल रहमान साहब का तो कह दिया, अब आप बताइए कि आप इमरान खान साहब को एक अच्छा लीडर मानते हैं या नहीं? अगर नहीं मानते तो इसकी क्या वजह? मैं उनको क्रिकेटर का हीरो मानता हूँ, पाकिस्तान के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन मेरा ख्याल है सियासत के मैदान में वो इतने कामयाब नहीं हुए। आपकी मुराद ये कि उनको नई सियासत में आना चाहिए? नहीं, वो हैं सियासत में अभी इतने वो पुख्ता नहीं हुए, इज़न्ट मैच्योर्ड इनफ, वो काफ़ी अनाड़ी हैं। और मैं यही फौजिया साहबा कह रही कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन तक पुख्ता हो जाएंगे। नहीं तो डॉक्टर साहब आपका सवाल क्या है? सवाल वो मौलाना साहब ने जो बयानात दिए हैं उनके मुतल्लिक के वो यहूदी लॉबी से के एजेंट हैं और उनके वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो काफ़ी मतलब अगर 100% उसमें सच्चाई नहीं तो कुछ तो है उसमें। जो नहीं तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, मैं बैठ तशरीफ, सवाल ये है कि मौलाना साहब ने जो बयानात दिए हैं, आपको उसमें इस तरह के नेगेटिव, आपको उसमें कोई हकीकत नज़र आती है या वो गलत है? देखें जी, मौलाना साहब माशाल्लाह अपनी मर्जी के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हुकूमती आदमी हैं, हर हुकूमत का हिस्सा रहे। उन्हें क्या मालूम रेवोल्यूशन किया, उन्हें क्या मालूम इनकलाब किया, उन्हें क्या मालूम कौम की उमंगें क्या है। अगर एक सेकंड, अगर उन्होंने जो बातें कही हैं, रियली भाई मैं समझती हूँ उनके ऊपर कमेंट करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो नहायत ही इर्रिस्पॉन्सिबल और वो बुजुर्ग आदमी है, मैं उनको और तो क्या कह सकती हूँ, ज़ेब नहीं देता इस किस्म की कॉन्वर्सेशन, बिकॉज उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बात है। इमरान खान तो वो लीडर हैं कि मौलाना साहब की पार्टी तो वाइप आउट हो गई KPK से और इमरान खान की जमात इलेक्शन जीत गई और हुकूमत बना ली, तो और किस चीज़ को सियासत कहते हैं भाई? और कौन सी सियासत करनी है?
नाम बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस कसूरी, माय नेम इज़ सामिर महमूद एंड आई प्रैक्टिस हियर एज अ बैरिस्टर इन लंदन। मेरा सवाल था कि आपने भी बताया कि यू वर सो कमिटेड टू द कॉज कि आपने देखा नहीं कि आपके इर्द गिर्द लोग क्या आपके लिए सोच रहे हैं या आपको अंडरमाइन कर रहे हैं। To what extent does gender equality or lack of gender equality play a part in what happened with you? And how committed is the party to gender equality when it comes to the top leadership? Can you ever envisage a female prime minister coming from PTI? You see, generally speaking, not just PTI, पाकिस्तान एक बहुत डिफ़िकल्ट कंट्री है जी, और वहाँ तो मर्दों ही को सियासत बहुत मुश्किल होती है करना, औरतों का तो क्या सवाल है। ये फैक्ट है कि औरतें हमारी सोसाइटी के अंदर फॉर कल्चरल रीजंस, उनके कल्चरल बैरियर्स हैं, ट्रेडिशनल जो सिलसिला है, और इकोनॉमिकली भी औरतें जो हैं वो इतनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं अपना मार्क कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो मर्दों के पास होती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट इंशाल्लाह व्हेन वी ब्रिंग women who are educated, well meaning, आगे बढ़ेंगी। देखें यहाँ इतनी बहनें बैठी हुई हैं, सब माशाल्लाह अपने अपने फील्ड्स में काम करती हैं, NGOs में, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में। ऐसी जब ख़वातीन आएंगी तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर होगा औरतों के लिए। Fawzia, my name is Hina Malik. In the question that you were just answering to in relation to that, I want to ask you, in your opinion, do you think there is enough women representation in your party, depending on the 51% of Pakistan population is women? And on reflection, what strategies or organizational structure opportunities are you providing within your party for the women to join in, and even as an overseas, if you want to be part of it? We have presently 26,000 elected female members in the party, right from the Union Council level, going all the way up into the center. So we have women everywhere, in every tier of the party, where there are men, there are women who are working with them. Obviously, there could be more. The ideal situation, like you said, 51% of the population of Pakistan comprises of females. So there should be more females in there. But see, this will only happen with the passage of time. The women population of Pakistan, like I said earlier, they need to be facilitated. You know, we have to equip them with those tools of training, confidence, learning, to bring them into mainstream politics. So it's a process which will take time. It will not happen overnight. We have a structure, a party structure, which enables that. There are improvements that need to be made, but with the passage of time, you will see things, you know, more positive. Thank you. So inshallah, it'll get better. मेरा नाम हसन अख्तर है। मैं डॉक्टर साहब के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। मौलाना साहब फरमाते हैं पीटीआई एक तहरीक है, सियासी जमात नहीं, इसलिए ये सियासी मकासद हासिल नहीं कर सके। आप इसके मतलब क्या फरमाएंगे? मैंने बड़ी कोशिश की है कि कोई शाफी जवाब मेरे सामने आ जाए पीटीआई की तरफ से। आप जरा इसको क्लैरिफाई करें। थैंक यू। पीटीआई भाई तहरीक इसलिए है कि चाहे पीटीआई हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो विज़न हम लेके इस जमात में है वो ये है कि तहरीकें चलती रहती हैं, तहरीकें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों की इतनी नीड्स हैं, इतने रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इतना काम करने को है कि कोई तहरीक ही है जो चलती रहे तो हालात इम्प्रूव होते रहेंगे। सफदर हुसैन चौहान मेरा नाम है। पहला सवाल ये है कि क्या पीटीआई अब महसूस करती है कि डॉक्टर ताहिर कादरी का जो मिशन वो लेकर आए थे उस वक्त इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया? क्या पीटीआई अब फील करती है कि गलती हुई है? दूसरा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस देकर, क्या तुम्हें याद है क्या यह जायज़ था ये रिमार्क उस वक्त देना उनका? थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मैं चीफ जस्टिस के कमेंट के ऊपर मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। कोर्ट का मामला है, वो आप उनसे पूछें या उनके किसी से पूछें तो वो आपको बताएंगे। और आपने जो दूसरा वो सवाल अभी किया था
ताहिरुल कादरी साहब का। देखें जी, जिस वक्त ताहिरुल कादरी साहब का ये हो रहा था ना, उस वक्त हमारी पार्टी में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी। 4 दिन तक लाहौर में हमारी मीटिंग चली है नॉन स्टॉप। इसमें डिबेट हुई है। पार्टी के अंदर बहुत डिवाइडेड ओपिनियन थी। कुछ लोग समझते थे हमें जाना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं जाना चाहिए। देखें, इन रेट्रोस्पेक्ट जो उन्होंने बात कही थी कादरी साहब ने सिस्टम की, कि ये इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी इलेक्ट्रल, वो बात सही थी, वो बात हम भी कह रहे थे। उन्होंने एक अपने अंदाज से कही। पीटीआई का एक अपनी सियासी जमात है, एक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। हमारे जो पार्टी के अंदर कंसेंसस हुआ वो यही था कि हम उनके साथ शामिल ना हो, मगर अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छी बात की। कादरी साहब ने और भी बहुत अच्छी बातें की, तब्दीली की, और वो वही बातें हैं तब्दीली की कादरी साहब, डॉक्टर साहब ने जो की, बड़े मोहतरम है, जो इमरान खान 17 साल से कह रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। सवाल ये था कि क्या उस फैसले से पार्टी ने आप सब लोगों ने मिलकर किया, अब इलेक्शन हो गया, इस तजर्बे के बाद आप रिग्रेट तो नहीं कर रहे कि वो फैसला पार्टी का गलत था? नहीं तो क्या करना था पार्टी ने उस वक्त? हम सपोर्ट कर रहे थे उस बात को जो वो कह रहे थे, बट ये तो जरूरी नहीं था कि अगर वो धरने में तो हम भी पहुंच जाए, जो धरना डाले हम पहुंच जाए। हम जाएंगे, हमने धरने डाले अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपनी प्लानिंग के मुताबिक। वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, वी आर एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, और हम अपनी राय रखते हैं, हम एहतराम करते हैं जो कादरी साहब ने बात कही। फौजिया साहबा, मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बुरी तरह ख़राब हो रहा है। तो इमरान साहब हमेशा बात करते हैं मुज़ाकरात की, तो इस दहशतगर्दी में बहुत सारी कलादम तंजीमें भी शामिल हैं, जिनका एजेंडा है कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान तलिबान की तर्ज का इस्लाम नाफज हो। इस बारे में अगर मुज़ाकरात की वो टेबल पर आते हैं तो आपकी इसको किस तरह टैकल करेंगी? मेरा दूसरा मुख्तसर सवाल ये है। एक सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए जी, दहशतगर्दी बिल्कुल पाकिस्तान का बहुत ही सीरियस मसला है, क्योंकि जब तक ये दहशतगर्दी पे काबू नहीं हम पा सकेंगे, हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी आगे तरक्की हो नहीं सकती है। देखिए, एंटी टेरर पॉलिसी जो है वो वफाकी हुकूमत ने बनानी है, वो KPK की हुकूमत अकेली नहीं बना सकती है। ड्रोन की पॉलिसी है, उनको किस तरह टैकल करना है ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये भी फेडरल हुकूमत बनाएगी। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, और इंशाल्लाह जब होगी तो आपके सामने होगी। मैं क्या कह सकती हूँ कि जी किस तरीके से या किस तरीके से चलेगी ये आगे, बट ये ज़रूर है कि इट मस्ट बी हैंडल्ड एज सून एज पॉसिबल। इसके ऊपर बिल्कुल करना है। आप सवाल करना चाह रही थी? जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम सारा है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला पानी, बिजली, इकॉनमी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला दहशतगर्दी है। जैसे आपने अभी कहा, पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारे गए, इसमें एक प्राइम मिनिस्टर भी गई है। आपके इमरान खान जो है वो क्या कहते हैं, कराची की आधी जगह से डिफेंस से उन्होंने वोट मिला, बाकी दहशतगर्दी का शिकार, वहाँ उनको नहीं जाने दिया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एट प्रेजेंट आपको खैबर पख्तूनख्वा में जो वोट मिले सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है और बहुत जिम्मेदारी की जगह से आपको जो जीते हैं, जिसका हमें पता भी था कि आपको वोट वहीं से मिलेगा। अब मज़ीद आप लोगों की दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की पूरी उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन में आप लोग समझते हैं कि इस वक्त डायलॉग का टाइम है या नहीं है? देखिए जी, डायलॉग तो करना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा। कोई ओवर 30 ग्रुप्स हैं डिफरेंट जो अपने को तालिबान कहते हैं, और सारे ग्रुप्स मिलिटेंट्स नहीं हैं। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने आर्म्स उठाए हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मगर सब नहीं है। अब इस चीज़ की ज़रूरत तो बहुत पहले से थी। खान साहब तो बहुत टाइम से इमरान खान कह रहे हैं कि जी आपने डिफ्रेंशिएट करना है और आपने टेबल पे लाना है, आपने डायलॉग। आपको याद होगा कोई 4-1 साल पहले इमरान खान ने कहा था कि वो तैयार थे टू लीड अ डेलीगेशन, अ पीस डेलीगेशन इनटू वज़ीरिस्तान, कि भाई मैं जाता हूँ, हमारे साथ चलें। उन्होंने हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दावत दी थी कि आप प्लीज़ बताएं, आई एम विलिंग टू नेगोशिएट, हम चलें। और हुकूमत ने उस वक्त उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं पे की। आप ये देखिए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुए, उनमें रेजोल्यूशन निकला, पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन निकाला ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ। इतनी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आज तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। 2012 के अंदर 6,211 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं।
जिनके अंदर से 732 तो सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर अटैक्स हुए और 3000 से ऊपर सिविलियंस अफेक्टेड हुए, मरे इसके अंदर दहशतगर्दी में। तो दहशतगर्दी बहुत सीरियस मसला है, मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट और हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज एक पेज पे हों। ये चल नहीं सकता है अब कि जी आर्मी की कुछ और सोच हो, सिविलियंस कुछ और चाह रहे हों। दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर। पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है और मैं आपसे बिल्कुल सबसे एग्री करती हूँ, इट इज़ द नंबर 1 इशू इन पाकिस्तान, हैज़ टू बी टैकल्ड। थैंक यू। बिल्कुल। आपका सॉरी नाम? हारिजिया। पीटीआई से हम सुनते आ रहे हैं कि 90 दिन वो एसिड टेस्ट है जिसमें पता चल जाएगा पीटीआई की हुकूमत क्या काम कर रही है केपीके में। क्या आप हमें ऑफिशियली बता सकते हैं अभी तक आपने क्या हासिल किया? इसलिए 1-2 हफ्ते रहते हैं आपके 90 दिन पूरे होने में। थैंक यू। सही है, बिल्कुल। मैं आपको बेटा ये बताती हूँ कि देखें, एक तो पीटीआई की हुकूमत केपीके के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट है, आपको पता है जमात इस्लामी के साथ है। कोई नहीं, इंशाल्लाह थोड़ा सा जो वजारतें थी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा टाइम लगा, तो एकदम फंक्शनिंग शुरू नहीं हो गई थी। वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए थे, मगर वजारतों की डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ थोड़े बहुत नेगोशिएशन चल रहे थे। केपीके के अंदर जो बजट प्रेजेंट हुआ है, आप ये देखिए, ये एक हिस्टोरिकल बजट इसलिए है जो कि ऑब्वियसली केपीके के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई की मेजॉरिटी थी और इसको फुल स्पीड से पास किया गया। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो केपीके के अंदर दी जाएगी वो एजुकेशन को दी जाएगी। इस वक्त भी 20 मिलियन की पॉपुलेशन है उस सूबे की, उसमें से 3 मिलियन जो बच्चे हैं दे स्टिल आउट ऑफ स्कूल्स, उनके पास स्कूल नहीं है जाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह पीटीआई ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है और अपने बजट का 20% हिस्सा जो है वो बजट में एलोकेट किया है टुवर्ड्स एजुकेशन, के निसाब को करेक्ट करना है, स्कूलों को सही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं, हर चीज़ को इतने जिस चीज़ में हाथ डालो वो करने का काम है। सवाल का तो टाइम जरा खत्म हो रहा है। चलें ओके। और भी बहुत चीजें बेटा की हैं, मगर टाइम नहीं है। क्या पाकिस्तान की ये मजबूरी है, पाकिस्तान के पास टाइम नहीं होता है। क्या करें, काम बहुत है, टाइम नहीं है। काम बहुत। जी जी। Assalamu alaikum. My name is Sameer Munib Bhatt and I'm a PTI UK member for the last 7 years. The mass rigging that's taken place in Pakistan, do we see a resolution taking place or will this be put under the dust? A resolution for? Will there be any foresee future what we see with mass rigging happening in Pakistan? Will there be a debate on this or will anything happen on this? Mass rigging? The mass rigging the elections, yeah. Yes. All over Pakistan. We know PTI should have been number 1 in that. Right. Yeah, thank you. Right. Rigging is a big problem in Pakistan. But rigging is a problem anywhere else. But in Pakistan, it happens very blatantly. And it happens overnight. We never know. You know, people go cast their votes. आप यकीन कीजिए कि लोगों ने जाके पीटीआई के लिए वोट डाले और फिर उन लोगों ने कहा हमारा वोट गया किधर? भाई कहीं कहाँ गायब हो गया? जो कैंडिडेट्स पीटीआई के जीत रहे थे, जब इनिशियल रिजल्ट्स आने शुरू हुए, रातों रात खुदा जाने कौन से फरिश्ते ऐसे आए जिन्होंने वो रिजल्ट बदल दिए। तो लिहाजा ये मसला है। और एंड फॉर दिस एंड भाई इन आंसर टू योर क्वेश्चन, यू सी फॉर दिस वी नीड टू हैव अ वेरी, अगेन वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली एन इंडिपेंडेंट free of any political party's influence election commission. It has to be very upright. We have to have, you know, the judiciary, the lower courts who are involved, the returning officers, they have to be properly trained. You know, there's so much that needs to be done. But inshallah, we will, you know, keep applying pressure, and in the future, maybe the Election Commission of Pakistan will have a better performance to show. And there'll be less rigging. अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा नाम फैसल ख्वाजा, मैं पीटीआई का मेंबर हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा देते ही आए हैं, बेशक घर का मसला हो, ख़ानदान का, मुल्क का मसला हो, हादसात वगैरह हो जाए तब भी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ पीटीआई मेंबर आप हम लोगों को एज अ एडवाइज़र ऑफ चेयरमैन आप हम लोगों को क्या टास्क देना चाहती हैं कि केपीके में हमारी गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो उसमें हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बैठ के केपीके में क्या अपनी पार्टी की हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल आपके सवाल का। देखिए फैसल, बिल्कुल मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ में बहुत इंटरेक्शन है और जैसे इंशाल्लाह वहाँ पर
कुछ पार्टी की तरफ से गाइडलाइंस आएंगे कि हमें एग्जैक्टली कौन कौन से फील्ड्स में किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या है, वो पार्टी गौर करेगी। और ये साहिबजादा जहांगीर बैठे हुए, इनको इमरान खान साहब ने एडवाइज़र बनाया है अपना फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस कि केपीके के अंदर तमाम यूरोप और यूके से जो इन्वेस्टमेंट जाएगी और ट्रेड होगी, ये उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये तो आपके शहर में ही मौजूद है, ये आपको गाइड करेंगे। मेरा जो है वो लार्जर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ इंटरेक्शन है कि हम अपने चैप्टर्स को किस तरह मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी मेंबरशिप किस तरह बढ़ा सकते हैं, और आपके इश्यूज़ क्या हैं जो हमें उनको बताने। बट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू केपीके, साहिबजादा जहांगीर इज़ हियर एंड ही विल गाइड यू। थैंक यू जी। मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान में तो इलेक्शन में धांधली हुई तो आपने वाइट पेपर निकाले, ये निकाले, तो ये आपके साथ से आपने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ओवरसीज़ का बहुत ख्याल करते हैं। मेरा सवाल है, और मुझे बहुत से लोगों ने कह के भेजा है कि ये सवाल आपसे पूछना है कि ये जो 6-7 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, मैंने खुद कई 100 मेंबर बनवाए हैं और इमरान खान के फंड में कितने हज़ार पाउंड लेके दिए थे। जब वो इलेक्शन है, 2 पार्टियाँ लड़ी आपस में, हर पार्टी में लड़ते हैं, मुस्लिम लीग में भी लड़े हैं, पीपल पार्टी में लड़ते हैं, उनमें सुलह हो जाती है। आप अपनी पार्टी की बात करें। मैंने सर, मैंने पार्टी के अंदर सुलह हुई कि नहीं हुई? हो गई हमारी पार्टी में सुलह। मैंने मुझे ये लोगों मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इमरान खान के लिए फंड भी लेके दिए बड़े लोगों से। मेंबर क्यों नहीं बने फिर आप, इसकी क्या वजह? वो मेरी पर वो सोशल दोस्ती है उनसे। अच्छा चलिए। अच्छा, फिर मेंबर, उस मेंबर की मैं वजह बताता हूँ। इमरान खान साहब ने, आप जब इलेक्शन हुआ तो वो पता नहीं पाकिस्तान से कौन से इलेक्शन कमिश्नर आ गए, उन बेचारों को पता ही नहीं है, जो कमिटेड है उनको नहीं है। और आज हालत ये है कि आपके इसमें देख लें, इतनी बड़ी लीडर है आप। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप सवाल करें मेरा यही है कि क्या आप इमरान खान साहब से या ये साहबजादा जहांगीर खान बैठे हैं, इनसे कह के ये 2 ग्रुप में सुलह करा सकती है ताकि आपकी पार्टी में इमरान साहब बहुत अच्छा काम करें, ताकि के अंदर जो बरतानिया में उनकी सुलह करे, ताकि आज ये हालत ये देखे बुरा नहीं मनाना। आपका सवाल हो गया। सही है, आपने बिल्कुल सही बात कही है जी, बिल्कुल सुलह होनी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर कोशिश बहुत होगी, बिल्कुल होगी। आपका मैसेज पहुंच जाएगा खान साहब तक। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपको तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दी तो उस वक़्त आपकी फीलिंग इमरान साहब के मतलब क्या थी? थैंक यू। कौन सा टिकट? टिकट कि आपको टिकट नहीं दिया ये इनके मुताबिक, तो आपने क्या फील? अच्छा देखिए भाई, पहली बात मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने टिकट की सियासत के लिए सियासत में नहीं आई थी। तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं ज्वाइन की थी कि किसी दिन टिकट मिलेगा और असेंबली में क्यों नहीं, मैं आपको बताऊं ना, तो टिकट अगर चाहिए होता तो टिकट तो दूसरी जमातों के पास बहुत पहले मौजूद थे और मिल जाते, और पाकिस्तान के अंदर औरतों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है असेंबली में पहुंचने के लिए, तो तोहफे में मिलती हैं चीज़ें। ऐसी ऐसी औरतें जाती हैं जो बेचारियां वहाँ की रहने वाली भी नहीं है। यही तो मेरा सवाल है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि आपने मेरे फीलिंग्स की बात पूछी है ना, तो फीलिंग के लिए तो पीछे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फीलिंग्स तो ये थे कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, वो मेरे भाई हैं, मैंने इमरान खान पे बिलीव किया है 22 साल तक। शौकत खानम हस्पताल ग्राउंड पे नहीं था जब से मैं इमरान खान के साथ चल रही हूँ, ठीक है ना। तो फीलिंग्स तो मेरे इमरान खान के लिए, वही मेरे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह मरते दम तक, ठीक है। मगर अगर मैंने एक उसूल के ऊपर आवाज़ उठाई और रेस किया तो इट वॉज नॉट ओनली अबाउट मी। मुझे तो आप लोग जानते हैं तो इसलिए मेरा जिक्र हो गया। आप और औरतों को जानते हैं हमारी जमात में, पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर इतनी ज़बरदस्त औरतें जिन्होंने साल साल मेहनत की है। प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स थी, उन औरतों को जाना चाहिए था, उनको होना चाहिए था। ये एक वर्कर के लिए एक रिकग्निशन होती है उसकी सर्विसेज की। असेंबली की सीट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट वॉज नॉट द सीट। आई वॉज हर्ट, मैं हर्ट हुई थी तो मैं रोई भी, और मैं हर्ट हुई कि अगर पीटीआई को मेरी जरूरत नहीं है, वो प्लेटफॉर्म मेरे पास से निकल गया तो मैं साइड पे हो जाती हूँ भाई, गुड लक। मगर इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं इमरान खान के खिलाफ हो गई। बस वो मेरे फीलिंग्स से। मेरा नाम अब्दुल रशीद प्राचा है। जब आपने अमेरिका छोड़ा एक
خاص پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے پہلے سے آپ منسلک تھیں، تو پاکستان میں آ کے اس الیکشن کے دوران میں آپ کو زمینی حقائق پاکستان کے لوگوں کو کیسا پایا؟ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا الیکشن کے پہلے کہ میں 1,00,000 بندوں کی فورس بنا رہا ہوں پی ٹی آئی میں، جو کہ تمام الیکشن پولنگ اسٹیشن پہ رہ کے وہ اس کی نگرانی کریں گے. اس کے باوجود بھی وہ بھی ایکشن میں نہیں ہوئے، اور اس کے بعد ریگنگ بھی ہو گئی، اور ریگنگ کے بعد اب آپ نے تبصرہ کر رہے ہیں، پہلا سوال کافی ہے، میرے کو وہاں سے بعد میں کر دیں. دیکھیں جی، لیڈر جو ہوتا ہے نا جماعت کا، جو کہ عمران خان ہے، ان کے بہت کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اکیلا آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے، ہم ٹیمز بناتے ہیں اور ٹیمز کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ ٹیمز بنائی. انہوں نے ود ان دا پارٹی، فار انسٹنس انہوں نے پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے ایک الیکشن کمیشن پارٹی میں بنایا. پھر انہوں نے جنرل الیکشن میں ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک پارلیمنٹری بورڈ بنایا. اب یہ پارلیمنٹری بورڈ کا کام تھا کہ صحیح قسم کی اسکروٹنی ہوتی اور صحیح قسم کے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیے جاتے. یہ ہماری پارٹی کے الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ الیکشن جو پارٹی کے اندر ہوا ہے، جس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، اور میں اب سب سے بڑی وکٹم اس الیکشن کی موجود ہوں، کہ جس کے اندر مجھے پوری پاکستان تحریک انصاف میں کوئی آدمی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، ایک صرف میں ہوئی کہ میں مطلب مجھے اس پہ خود بھی حیرانگی ہوتی ہے. اور اتنے ڈوئل نیشنلز نے الیکشن لڑا پارٹی کا، مجھے ڈوئل نیشنلٹی پہ، اور میں نے کس دن اپنی سٹیزن شپ چھوڑی؟ نہیں، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مجھے کس دن ڈسکوالیفائی کیا ہے. پارٹی کا جب الیکشن ہو گیا اس دن مجھے ڈسکوالیفائی کیا، اور میں نے پھر بھی دوسرے دن جا کے سٹیزن شپ چھوڑ دی. ایک پارٹی کا الیکشن لڑنے بھی نہیں دیا، پھر بھی میں نے چھوڑ دی، کیونکہ وہ میرا کمٹمنٹ تھا ٹو پاکستان اینڈ ٹو مائی پارٹی، ٹو عمران خان. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر یہ ان ٹیمز سے ہم جواب مانگ رہے ہیں. عمران خان نے وہ ریویو کمیشن بنائے ہیں، انہوں نے وہ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنایا ہے، انہوں نے وہ کمیشن بنایا ہے اب، کیونکہ جب میں نے یہ بات ان کو کہی تو انہوں نے کہا پارٹی میں آؤ اور یہاں سے انصاف ملے گا، سب کو ملے گا جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اب ہم نے اپنی پٹیشنز فائل کی ہیں، میں نے بھی اپنی فائل کی ہے. تو یہ ٹیمز کا کام ہوتا ہے. عمران خان بیچارے کا اکیلے تھوڑی یہ کام ہے کہ وہ ریگنگ روک لیں اور یہ روک لیں. تو یہ ہمیں اپنی پارٹی کے اندر اپنی ان لوگوں سے پوچھنا ہے جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں. تھینک یو. میرا نام بیرسٹر خان میو ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ عمران خان نے اپنے الیکشن کے دوران بہت زیادہ زور دیا کہ لوٹا ہوا مال پاکستان کا ہم واپس لائیں گے. نمبر 1 کہ اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ سیکنڈ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جہاں آپ کی حکومت ہے سرحد کے صوبے میں، وہاں پہلے سے زیادہ ڈیٹیوریٹ ہو چکی ہے، بہت زیادہ. اور وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ نیا پاکستان ہے جس کا عمران خان صاحب بار بار اعلان کرتے تھے، شیڈول دیتے یہ وہ. تو اس بات کا ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ یہ نان پرفارمنس ہے ان کے پرومسز. تھینک یو. دیکھیں جی، اٹس ٹو ارلی ٹو جج اینڈ سے کہ نان پرفارمنس ہے، کیونکہ اب بھی تو جمعہ 4 دن حکومت بنی ہے، اتنے سارے مسائل، اتنے چیلنجز، اتنے ایشوز، اتنے پرابلمس. اور جہاں تک لوٹی ہوئی آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں، بالکل وہ ملک کی ہے، عوام کی دولت ہے اور اس کو ملک میں واپس آنا چاہیے. تو یہ وفاق کی حکومت نے اس چیز کو انیشیٹ کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے جو بھی، آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی اینٹی کرپشن بل ہم نے اپنی اس میں انٹروڈیوس کر دیا ہے. ہم نے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون بنایا ہے، پی ٹی آئی نے بل پاس کیا. یہ اتنا زبردست قانون ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی پبلک سرونٹ کے اوپر، کسی بھی پبلک کے ادارے کے اوپر، کسی بھی کے پی کے اندر حکومت کے پرفارمنس کے اوپر، کسی چیز کے اوپر آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں، آپ آڈٹ مانگ سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں ہوا ہے. یہ کے پی کے میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہو کے بل بھی پاس ہو گیا اور یہ لا بھی بن گیا. وہاں پر کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کو اگر کسی چیز سے اختلاف ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم نے آن لائن، یہ بیٹا آپ کے سوال کے جواب میں بھی ہے، ہم نے آن لائن ایف آئی آر کا سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا ہے. تو لوگوں کو اتنے دھکے کھانے پڑتے تھے، ہمارے غریب بیچارے جا کے بیٹھے ہوئے، کوئی ایف آئی آر رجسٹر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اب کسی کے آپ کو
وہ ضرورت نہیں ہے ہیلپ کی. آپ سیدھے آن لائن کہیں چلے جائیے, خود بھی نہیں کر سکتے, کسی کو کہیے اپنا ڈالیے اور اپنی FIR فائل کیجیے. نہیں تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, تو یہ تو سسٹمز بنائے جائیں گے. پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, بٹ انشاءاللہ ہمارے پاس ول ہے, ہمارے پاس وہ لوگ ہیں, ہم نے وہ پالیسی بنا رکھی ہے, ہم اس کو بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ٹائم میں یہ چیزیں ہوں گی. ہارون بشارت میرا نام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں ریئلی ہیپی ہوں کہ میں اپنے سامنے مدر آف PTI کو دیکھ رہا ہوں اس وقت. شکریہ. اور اس سے بڑی فخر کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میرے اپنے حلقے NA56 سے عمران خان صاحب جیتے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ, جس کے لیے میں راولپنڈی اپنے حلقے میں جا کے پوری پروموشن کی ان کے لیے. اور میں ابھی بھی بہت موٹیویٹڈ ہوں کہ انشاءاللہ موقع ملا تو عمران خان بہت کچھ کریں گے. میری صرف ایک درخواست ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ کہیں کہ جو اوورسیز لوگوں کے لیے اتنا بولتے ہیں, وہاں پہ اسمبلی میں ایک آواز اٹھائیں کہ جو ٹیکس لگا ہوا ہے ٹیلی فون چارجز کے اوپر, ایٹ لیسٹ وہ اس پہ ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں فیور کریں, کیونکہ پیسے جتنے مانگتے ہیں یہاں سے اوورسیز ہی جاتا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اچھا سوال ہے, میرے سمجھ میں آ صحیح ہے. گیا. تو یہ ٹیکس کے سلسلے میں واقعی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت تکلیف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کو اس ایشو کا پتہ ہی ہوگا؟ نہیں بالکل جی, میں بالکل ایگری کر رہی ہوں آپ کی بات سے, اور میں یہ ضرور پہنچاؤں گی وہاں پر, اور بالکل وہ خود بھی سنیں گے. میں ضرور کہوں گی ہماری پارٹی سے کہ اس کو اسمبلی میں اٹھائیں اس بات کو. تھینک یو آپ فوزیہ قصوری صاحبہ. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. افتخار قیصر کو اجازت دیجیے.